दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल जी ने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात आज कही है। दोस्तों, वो भारत को साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और ये सारी चीजें जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आप देख रहे हैं, उन सब से लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, जो सोशल मीडिया में भारत के हित के लिए जो सही वर्जन है वो दुनिया को पहुंचाते हैं, उनके बारे में कहा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने साफ साफ कहा सोशल मीडिया का तोड़ सोशल मीडिया ही है। यहां पे दोस्तों उन्होंने पूछा आखिरकार देश युद्ध क्यों करते हैं, वॉर का पर्पस क्या है, क्या वॉर का पर्पस कोई विकैरियस प्लेजर, यानी कि क्या सामने वाले देश के लोगों को मार के क्या कोई नेगेटिव सॉर्ट ऑफ प्लेजर मिलता है, क्या उसके लिए देश वॉर करते हैं? नहीं, कुछ और कारण है। कारण है सामने वाले देश का जो मनोबल है आम नागरिक का, उसे तोड़ देना। दोस्तों, अजीत डोभाल जी जल्दी पब्लिक में कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जब ये कुछ कह रहे हैं तो बहुत जरूरी है इसको हम गहराई में सोचें और समझें। दोस्तों, इन्होंने क्या कहा वो तो आपको मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये बड़ा ही डीप डाइव वीडियो होने वाला है। हम सारे जनरेशन ऑफ वॉरफेयर को समझेंगे, फिर जानेंगे कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो अभी हम इस वक्त दुनिया जिससे गुजर रही है वो क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे हमारे खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा चाइना से, कैसे गलवान के बाद किया, कैसे आप देखें तो अगर आप देखें तो बाकी जगह पे जहां स्कर्मिश हुआ है वहां पे क्या हुआ था, अगर आप देखें तवांग में स्कर्मिश के बाद क्या हुआ, कैसे जब मिलिट्री के लेवल पे जब बैठक होती थी उस वक्त चाइना हम पे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस रन करता था, और हमारे यहां किस प्रकार से नरेटिव को बनाया जाता है, नरेटिव गढ़ा जाता है, नरेटिव वॉरफेयर हो रहा था, उन सबको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाए। अजीत डोभाल जी जब आम नागरिकों को समन कर रहे हैं कि आपका काम है सोशल मीडिया में आने वाले जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसको आप ही लड़ेंगे, बहुत जरूरी है कि ये कुछ बताना चाह रहे तो वो भी देखेंगे। साथ साथ कुछ हम अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग क्या करें, वीडियो को 1.5x पर जरूर देखें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, हाइब्रिड एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिससे दुनिया गुजर रही है। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, याद दिला देता हूं अनअकैडमी उत्सव दिवाली में किसी को भी खाली हाथ हम नहीं जाने देंगे। आपके लिए हम कुछ लाए हैं, नीचे दिया गया स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट है, आप जाएं लिंक में देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में मिल रहा है, व्हील को स्पिन करें और आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको मिलेगा। आईफोन हो सकता है, एक्सबॉक्स हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकता है, अनअकैडमी मर्चेंडाइज है, मैकबुक है, सब्सक्रिप्शन कूपन्स हैं, इनमें से कुछ ना कुछ सबको मिलेगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा लें। बाकी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन दिवाली में हम और सस्ता करके 23,999 कर लिए हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए क्वालिटी A1 होने वाला है। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इस कीमत पे आपके लिए हम कई कोर्सेज लाए हैं, आप देख सकते हैं कई बैचेस रन हो रहे हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, कोई भी क्लास जितना मन चाहे उतनी बार देख सकते हैं, जिनसे पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में अलग अलग भाषाओं में पढ़ना है, अलग अलग भाषाओं में पढ़िए, आपके ऊपर है। दोस्तों, इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स मिल रहा है, सीसैट का कोर्स मिल रहा है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रही है, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रहा है। पर दोस्तों 27 अक्टूबर के बाद कीमत बढ़ जाएगी, तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन लें, यूज द कोड KC10। तो क्या हुआ है दोस्तों, अजीत डोभाल जी ने कहा है, देखिए दरअसल हुआ यूं, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर GD बख्शी जी, उनके साथ मिलके इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर का उन्होंने एक लॉन्च किया, तो इसमें अजीत डोभाल जी को बुलाया गया था एज अ गेस्ट। तो उस वक्त इन्होंने एक जो भाषण दिया है उसमें काफी अनछुए पहलुओं को उन्होंने छुआ है, जिसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि क्या फोकस है मिलिट्री मैनोवर का। उन्होंने कहा कि दुनिया एक चीज मिस कर रही है, वो है अपने नागरिकों का जो बल है, आत्मशक्ति है, जो आत्मबल है, उसको हमें मजबूत करना होगा, क्योंकि दुश्मन आज के वॉरफेयर में उसी को टारगेट करता है। कैसे करता है वो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। उन्होंने पूछा देश युद्ध क्यों लड़ते हैं, क्या कोई विकैरियस प्लेजर मिलता है सामने वाले के लोगों को मार के? उन्होंने कहा नहीं, हर वॉर के पहले डिसाइड होता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और उसको कैसे अचीव किया जाए, इसको कैसे पाया जाए। जब हम सामने वाले देश के फौज को हरा देते हैं उस वक्त वो देश के जो लोग हैं उनका जो आत्मबल है वो टूट जाता है।
और जब आत्मबल देश के लोगों का टूट जाता है तो देश झुक जाता है, और तब वो बैटल ग्राउंड में हार के बाद नेशन हमारे साथ पीस के लिए आता है, हमारे टर्म्स पर। इसीलिए हम वॉर फाइट करते हैं। यहां पे सोशल मीडिया की बात की उन्होंने कहा, तो इसीलिए कहा, इसी के पहलू में जरूरी है कि हम अपने नागरिकों का आत्मबल हमेशा मजबूत रखें, क्योंकि आज के वक्त में उसी को टारगेट किया जा रहा है। यहां पे सोशल मीडिया की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि आज के वक्त में हम सोशल मीडिया में काउंटर नरेटिव बनाएं। हमारे डिफेंस फोर्सेस के मोराल को कम किया जाता है, हमारे देश की अखंडता को वहां पे से इंपैक्ट किया जाता है। सोशल मीडिया में जरूरी है कि इन सारे फेक क्लेम्स को, जो कि आयोजित तौर से कहीं से चलाया जाता है, उसको हम काउंटर करें। उन्होंने कहा सोशल मीडिया का काउंटर सोशल मीडिया हो सकता है, तो इसीलिए जरूरी है आम जनमानस इस बात को समझें और आपका फोकस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सर्च करें, जो भी सोशल मीडिया में नैरेटिव चल रही है भारत के खिलाफ, आप उसके खिलाफ जो सच्चाई है वो सर्च करें, फोटोज के साथ, वीडियोस के साथ, मैप्स के साथ, उसको पब्लिक तक लाएं, काउंटर नैरेटिव बनाएं। ये भारत के जनमानस को उन्होंने काम सौंपा है। दोस्तों अब ये समझना होगा ये बात ये क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त हम 5th जनरेशन वॉरफेयर के युग में रह रहे हैं। यहां पे जो वॉर है हाइब्रिड एंड एसिमेट्रिक है। दोस्तों यूजुअली कहते थे वॉर लैंड, एयर, सी में ही लड़ा जाता है, फिर स्पेस फोर्स बना तो कहे चलिए स्पेस में भी लड़ा जाएगा, फिर एक डोमेन आया, साइबर डोमेन आ गया, और अब जो वॉर हो रहा है वो कॉग्निटिव वॉरफेयर, आपके और मेरे मस्तिष्क में लड़ा जा रहा है। जी हाँ, यही है हाइब्रिड एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो दोस्तों समझते हैं जरा वॉरफेयर कैसे इवॉल्व किया है। जल्दी से आपको मैं एक क्विक वर्जन देता हूं। देखिए दोस्तों, जनरेशन 1 वॉरफेयर क्या है, जो स्टार्टिंग से लड़ा जाता था अंटिल 17th 18th सेंचुरी की शुरुआत तक, जिसमें क्या होता था, सोल्जर्स लाइन में खड़े होते थे, कॉलम बनाते थे, और उसके पास हैंड टू हैंड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर बिल्कुल पास में मस्किट्स भी हैं, तो हार्डली उसका कुछ 20 मीटर 25 मीटर का रेंज वाला है, उस प्रकार से वो लड़ रहे हैं। तो सारी लड़ाई जो हो रही है ऑर्गेनाइज्ड लाइन और कॉलम में हो रही है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर्मेशंस है, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, है ना, दूर से पाइक लेके मार रहे हैं। तो इस प्रकार के वॉर को 1st जनरेशन वॉरफेयर कहते थे। एग्जाम्पल है नेपोलियनिक वॉर्स जो हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप अगर देखें तो लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में हमको देखने मिला 2nd जनरेशन वॉरफेयर। इसमें क्या हुआ, यहां पे दोस्तों फायर एंड मैनूवर का रोल आया, जिसमें क्या हुआ कि दुश्मन तो इस प्रकार से, या फौज जो है इस प्रकार से ट्रेंच में बैठी हुई है, लाइन को अपने होल्ड करके रखी है, लेकिन सामने वाला भी ऐसे ही ट्रेंच में बैठा हुआ है, लेकिन उसको कमजोर करने के लिए पहले क्या होता है, ऐसे हैवी आर्टिलरी मशीन गन का इस्तेमाल होता है, उसके लाइन को कमजोर किया जाता है, और जब वो उसमें हो सकता है मस्टर्ड गैस का भी इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग चीजें हैं, जिसके बाद वो कमजोर होता है लाइन में, तब दुश्मन क्या करता है, उसके ऊपर फौज आगे बढ़ती है, मैनूवर करती है और उसके ऊपर चढ़ाई करती है। तो यहां पे 1st जनरेशन वॉरफेयर बिल्कुल आसपास में हो रहा है, ये थोड़ी दूरी से हो रहा है, लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी काफी ज्यादा है, और उसके लिए बहुत बड़ा रोल होता है आर्टिलरी का। आर्टिलरी से सामने की लाइन कमजोर की जाती है, तब मैनूवर होता है। दोस्तों जनरेशन 3 में क्या हुआ, 2nd वर्ल्ड वॉर आते आते जनरेशन 3 आ गया, जिसमें अगर आप देखें तो हाई स्पीड में मूवमेंट, एजिलिटी, सरप्राइज का फैक्टर था। नाजी जर्मनी का जो इन्वेजन था फ्रांस का, ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटेजी, ये सब अगर आप देखें तो जनरेशन 3 मैनूवर वॉरफेयर है, जिसमें टैंक्स मूव कर रहे हैं तेजी से। वैसे ही आप अगर देखें तो ऊपर से जेट्स एंड प्लेन्स भी, जेट्स तो नहीं लेकिन हाँ फाइटर्स, बॉम्बर्स, ये सब मूव कर रहे हैं तेजी से। तो ये सब क्या था, मैनूवर वॉरफेयर का हिस्सा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद जनरेशन 4 आपको देखने मिला 1950s के आसपास, जिसमें इंसर्जेंसी, गोरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल होने लग गया, जिसमें इररेगुलर वॉरफेयर का कंसेप्ट आने लग गया कि क्या जरूरत है फौज के साथ लड़ने की, नॉन स्टेट एक्टर्स को मजबूत कर सकते हैं, टेररिज्म, गोरिल्ला वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, जिसके द्वारा सामने वाला जो दुश्मन है उसका पॉलिटिकल विल कमजोर कर दिया जाए, इसको फोकस किया गया। छुप के आतंकवादी बैठा है और आपकी लीडरशिप को मार देगा, वो छुप के आतंकवादी बैठा है, आपके फौज को मार देगा। तो वियतनाम वॉर में ये सब चीजें देखने मिली। और वैसे ही अगर आप देखें तो भारत में कश्मीर इंसर्जेंसी, पाकिस्तान ने कंटिन्यूअसली जनरेशन 4 वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जो आप देखें।
आज के युग में दोस्तों जनरेशन 5 वॉरफेयर है, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉरफेयर का रोल आ गया है, जिसमें पब्लिक ओपिनियन को टारगेट किया जा रहा है। आप ही की मीडिया से आप ही के खिलाफ बातें बुलवाई जाती हैं। जो अजीत डोभाल जी कह रहे हैं ना कि लोगों के मस्तिष्क पर वार हो रहा है ताकि वो कमजोर हो जाएं, जो देश का विल है वो कमजोर हो जाए, जो देश के लोगों का आत्मबल है उसको टारगेट किया जाता है, प्रोपेगेंडा झूठ चलाया जाता है। उनको इस प्रकार से बोला जाएगा कि तुम्हारा ही देखो सरकार क्या गलत कर रही है, तुम इनके खिलाफ आवाज उठाओ। तो जब देश में इस प्रकार से युद्ध का वातावरण हो रहा है, देश में कुछ लोग आ जाएंगे जो कि आके अगर आप देखें तो मार्च करना शुरू कर दिए, कैपिटल की तरफ चलना शुरू कर दिए। वैसे ही डिजिटल अटैक होता है, आपकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पे टारगेट किया जाता है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश किए जाते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप देख रहे हैं ना हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जितने भी हमारे कमर्शियल एयरलाइंस हैं सबको हुक्स कॉल किया जा रहा है। इस प्रकार से ओपोनेंट को डिस्टेबलाइज किया जाता है। सोशल मीडिया का रोल होता है जिसके द्वारा झूठे न्यूज चलाए जाते हैं और उसी को कहीं ना कहीं सामने वाले देश के लोगों के दिमाग तक पहुंचाने के लिए है। साइबर अटैक होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का रोल होने लग गया है। दोस्तों अगर आप देखें तो अब तक ट्रेडिशनल वॉरफेयर में गवर्नमेंट और मिलिट्री पर फोकस होता था, पॉपुलेशन को प्रयास किया जाता था कि वो इस कन्फ्लिक्ट से दूर रहें। अब क्या हो गया है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट से दूर रहती है, गवर्नमेंट और पॉपुलेशन का रोल आ गया है। गवर्नमेंट क्या करती है, सामने वाले गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करती है और उसके लिए उसी के पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है कि कैसे उसकी सरकार को उसके लोग सपोर्ट करना बंद कर दें। दोस्तों आप देख सकते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर में अलग अलग चीजें हैं, रेगुलर मिलिट्री के फोर्सेस भी हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, इररेगुलर फोर्सेस, गोरिल्ला एंटिटीज, वैसे ही जिनको आतंकवादी कह सकते हैं उनका भी रोल हो जाता है। लोकल अनरेस्ट क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा चलाना, डिप्लोमेसी चलाना, डिप्लोमेसी के थ्रू फिर बातचीत भी करना, साइबर अटैक्स करना, इकोनॉमिक वॉरफेयर करना, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आज के टाइम में दोस्तों वॉर हर वक्त हो रहा है, कंटिन्यूअस वॉर है। ऐसा नहीं है वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ वॉर, और आपके मस्तिष्क में हो रहा है। हुआ भी है, हमको पता भी नहीं चला कि कब दुश्मन ने आपको टारगेट किया। आपको एग्जांपल से बताता हूं, चाइना इसमें मास्टर बताया जाता है। दोस्तों चाइना की जो स्ट्रेटेजी है, सुन त्सू द आर्ट ऑफ वॉर, उनकी जो किताब है उसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि जो भी वॉरफेयर है वो डिसेप्शन पे बेस्ड है। जब आप मजबूत हो तो कमजोर दिखें, जब कमजोर हैं तो मजबूत दिखें, जब अटैक करने वाले हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आप नहीं करने वाले हैं, और जब आप अपने फोर्सेस को इस्तेमाल करने वाले हैं उनको लगना चाहिए दुश्मन को कि आप तो इनएक्टिव हैं। जब आप पास हैं तो लगना चाहिए आप दूर हैं, दुश्मन को ऐसा लगे। जब आप दूर हैं तो दुश्मन को लगे आप पास हैं। तो इस प्रकार से जरूरी है, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर है कि आप दुश्मन को बिना लड़े ही झुका दें। आप देखिए कैसे हमारे खिलाफ इसका प्रयास किया गया। गालवान क्लैश हुआ तो सीसीटीवी, चाइना का जो चैनल है उसने फुटेज चलाया। इस प्रकार से देखिए जीप में बैठ बैठ के स्विफ्ट मोबिलाइजेशन हुआ ट्रूप्स का, एयर एंड ट्रेन से हुबेई प्रोविंस से फौज आई और इंडियन बॉर्डर में आके खड़ी हो गई है। कुछ घंटों में इस प्रकार के न्यूज आने लगे। ये क्लेम दुनिया भर की मीडिया में चला। भारत तो कहीं लहरे क्या हो रहा है, बॉर्डर में इस प्रकार से चीजें बढ़ने वाली हैं, भारत के ऊपर दबाव बनने लग गया। भारतीय मीडिया भी कुछ इसी प्रकार के क्लेम्स को चलाने लगी। बाद में पता चला कुछ मीडिया हाउसेस का तो एफिलिएशन भी था चाइनीज मीडिया से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। तो ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वो अपना प्रोपेगेंडा आपके यहां आप ही के चैनल्स के थ्रू चलवाते हैं। किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि ये यदि हुबेई प्रोविंस से आ रहे हैं, ये वुहान से आ रहे हैं। सबसे पहले ही कोविड का समय है, वुहान में लॉकडाउन है, तो हाई चांसेस है इनको ऑलरेडी कोविड होगा। उस हाल में ये कोविड लेके सी लेवल से कितने हजारों फीट ऊपर आ गए कुछ घंटों में। भैया एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, इंसान ही लाए हो ना, सुपरमैन तो नहीं लाए हो। एक्लेमेटाइज करना होगा। अगर ऐसे सी लेवल से कुछ घंटों में इतने हजारों फीट पे लाओगे तो चक्कर खा खा के खून की उल्टी करने लगेगा ये फौजी, और उसके बाद क्या ही लड़ेगा वो। वहीं पे भारतीय फौज एक्लेमेटाइज होके बैठी हुई थी हाई एल्टीट्यूड पे। इस बात को किसी ने उस टाइम तक नहीं दर्शाया जब तक फौज के तरफ से जो थिंकर्स हैं वो आके बोले ये हो ही नहीं सकता, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है। पर्पस क्या था इसका, गालवान क्लैश के बाद आपके मनोबल को अटैक करना कि देखो हम कितने मजबूत हैं, अभी झुक जाओ।
अगला देखिए 2022 जुलाई की बात है, कोर कमांडर मीटिंग चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, जुलाई 17 2022। वहां पे चाइना एक रिपोर्ट निकालता है, हाई एल्टीट्यूड एडवांस्ड वेपन्स चाइना ने डिप्लॉय कर दिए हैं भारतीय बॉर्डर पे, जिसमें सबसे खतरनाक है Z10 अटैक हेलीकॉप्टर। और काराकोरम रीजन में वीडियो चलाने लगे कुछ एक्सरसाइज का, डिफेंस एक्सरसाइज का। दोस्तों किसी ने नहीं बताया Z10 एग्जैक्टली वही हेलीकॉप्टर है जो पाकिस्तान ने इंडक्ट किया था 2015 में, और 2 साल में इसको निकाल फेंका था पाकिस्तान जैसे देश ने। कहा था इसके इंजन इतने अंडर पावर्ड हैं, ये हाई एल्टीट्यूड में क्या मिडिल एल्टीट्यूड में भी आपको मालूम है क्या कर देता है, मतलब चल नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा इन पर्टिकुलर इस्लामाबाद ने भी उसके बाद टर्किश हेलीकॉप्टर्स के लिए लॉबी किया जिसमें अमेरिकन इंजन थे, बोले हाई एल्टीट्यूड में तो वही चल पाएंगे, और चाइना चला रहा है Z10 को। वीडियोस दिखाई गई कि देखो इसको हम आपके खिलाफ बॉर्डर पे ला रहे हैं, जो कि अगेन झूठ था। 2022 के दिसंबर में यांगसी में क्लैश हुआ। दोस्तों यांगसी क्लैश के बाद अगर आप देखें तवांग के पास आर्टिकल्स चलने लगे, लेफ्ट बैक्ड न्यूज पोर्टल्स हैं उनमें चलने लगा इस प्रकार से, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं, ना तो इंडियन गवर्नमेंट ना तो भारतीय सेना, किसी को नहीं मालूम क्या बुरा होने वाला है उनके साथ। ये बात कब की नहीं है, ये सवाल ये नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, सवाल ये है कि कब चाइना भारतीय सेना और भारत सरकार के खिलाफ सबसे बुरा हश्र करेगा। इस प्रकार से भारतीय मीडिया में न्यूज चलने लगे, नरेटिव क्या चलाने लगे कि भारत की अभी जो सरकार है, उस वक्त जो सरकार थी, उन्होंने 2000 किलोमीटर लैंड चाइना को दे दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल कलीटा GOC इन सी हैं, उन्होंने उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि कैसा कुछ नहीं हुआ है, कोई लैंड अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन नहीं है। लेकिन इन सब को किनारे रखते हुए कुछ लेफ्ट बैक मीडिया हाउसेस ने इस प्रकार से न्यूज चलाया ताकि एक नरेटिव गढ़ा जाए सरकार के खिलाफ, इस वक्त लोग खड़े हो जाएं। डेमोक्रेसी को चाइना नोज हाउ टू यूज। वो कहता है डेमोक्रेसी में हमको बड़ा आसान है सामने वाले देश को कमजोर करना, उनके कुछ लोगों को ही हमें बस अपना मैसेज देना है और वही आपस में एक दूसरे के इतने दुश्मन है कि खा जाते हैं। तो बड़ा आसान है उनका ये तरीका। तो यहाँ पे पूरा प्रयास था, जब जब चाइना के साथ कुछ होता है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट करते हैं, हमारे ही एलिमेंट्स के द्वारा, हमारे ही मीडिया हाउसेस, हमारे ही अगर आप देखें सोशल मीडिया, और हमारे ही कुछ नेताओं के भी द्वारा। क्यों होता है, क्या गलती से होता है, क्या होता है वो तो नहीं मालूम, लेकिन करते हैं। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल है कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। यहां पे दोस्तों अजीत डोभाल जी ने कहा सोशल मीडिया की काट सोशल मीडिया है, लेकिन यहां पे सरकार का रोल आता है। हम सोशल मीडिया में चीजों को डाल सकते हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया में उसको दिखाया जाएगा या छुपा दिया जाएगा, वो एल्गोरिथम सोशल मीडिया कंपनीज रन करती हैं। तो यहां पे गुजारिश है सरकार से कि आप भी सोशल मीडिया को मॉनिटर कीजिए, इंश्योर करवाइए कि उनकी एल्गोरिथम किस न्यूज को आगे बढ़ाएगी, किसको पीछे रखेगी, इसका वो ध्यान रखें। इट शुड बी फेयर। दोस्तों यहां पे क्या होता है, आपने देखा है ट्विटर फाइल्स में जैक डॉर्सी का जब टेन्योर में ट्विटर था, इलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर फाइल्स आया, उसमें क्लियरली पता चला कि ट्विटर पेंटागन के साथ मिलके वेस्ट एशिया में यूएस का प्रोपोगंडा मजबूत करता है। सर्टेन अकाउंट्स हैं, उससे कोई भी ट्वीट जाएगा उसको छुपाएगा, और सर्टेन अकाउंट से जो अमेरिका चलाना चाहेगा उसको मजबूत गला के वेस्ट एशिया को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। आपने देखा एग्जैक्टली यही बात हुई थी फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी। ट्विटर किस प्रकार से भारत के खिलाफ, हमारे हितों के खिलाफ खड़ा हुआ था। उस वक्त भी कुछ ऐसे ट्विटर के अकाउंट्स थे जिनको, जो कि बाहर से चलाए जा रहे थे, उसको ट्विटर ब्लॉक नहीं कर रहा था। तो सवाल उठता है, आप अगर अजीत डोभाल जी आम जनमानस को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की काट सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया कोई फेयर लेवल्ड प्लेग्राउंड नहीं है। यहां पर भी अलग अलग तबके हैं। फेसबुक की बात कर लीजिए ना, कहा जाता है फेसबुक का बहुत बड़ा रोल था अरब स्प्रिंग में। अरब स्प्रिंग क्या हुआ दोस्तों, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मीना रीजन जिसको कहते हैं, बेसिकली वेस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है, वहां पे एक के बाद एक सरकारें गिरती गई थी, पूरा इलाका डिस्टेबलाइज होता गया। टूनिसिया से शुरू हुआ और अगर आप देखें तो लिबिया से लेके बाकी जगहों पे चलता गया। तो वहां पे कहा जाता है बहुत बड़ा रोल फेसबुक का था। फेसबुक कौन कंट्रोल करता है, फेसबुक कौन कंट्रोल करता है, आप देख लीजिए क्या हुआ है। यहां पे आप देख सकते डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जिनसे कहा सुनी रहती है
स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट को डर लग रहा है, 4 महीने पहले की ये न्यूज है कि ट्रंप आ गए तो ये स्टेट डिपार्टमेंट में सबका सफाया होगा। और स्टेट डिपार्टमेंट एग्जैक्टली वही है जो कि फॉरेन पॉलिसी चलाता है। वही मार्क जकरबर्ग के बारे में ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं आ गया तो मार्क जकरबर्ग को जीवन भर जेल में सड़ाऊंगा। तो आपको दिख रहा है बहुत सारे तार एक दूसरे से छूते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पे इन सबको जानना, इन सबको समझना बड़ा आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस एनालिसिस को आप अप्रिशिएट करेंगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा अनअकैडमी उत्सव आपके लिए हम लेकर के आए हैं इस दिवाली में, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो ये व्हील है, इसको स्पिन करें, आपकी किस्मत में जो भी होगा आपको मिलेगा। आईफोन हो सकता है, एक्सबॉक्स हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकता है, अनअकैडमी मर्चेंडाइज हो सकता है, मैकबुक हो सकता है और यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन कूपन भी मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ही ये वैलिड है, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। बाकी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन दिवाली में आपको 29,999 रुपए में दे रहे हैं। दोस्तों इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएससी सेट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है। लेकिन 10% से कीमत बढ़ जाएगी 27 अक्टूबर को, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों हमारे कई बैचेस हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप इन सब से किसी से भी जुड़ सकते हैं। आपको एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप चाहें तो सब में एनरोल कर सकते हैं। आपको ये भी बता देता हूं, आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, जो देखना है, जो पढ़ना है आप उनसे पढ़ें। कुछ स्पेशलाइज्ड बैचेस हैं, हमारे आगाज बैच है, अर्ली एनसीईआरटी फोकस है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर इस पर हम फोकस कर रहे हैं, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन होता है। इसके सिवा रिपीटर्स बैच है, जिसमें दोस्तों एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, क्लियर नहीं हुआ तो बेसिक आपके क्लियर है, वो एडवांस कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर हम कवर कराएंगे ताकि इस बार हताशा हाथ ना लगे, इस बार आप एग्जाम क्लियर करें। दोस्तों मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज दी कोड KC10। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, आप निश्चिंत हो सकते हैं और मेरे साथ यहाँ पर जुड़े। इसके साथ दोस्तों KC10 कोड का आप अवश्य इस्तेमाल करें।